नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक जरा और करिए, साथ में शेयर भी करिए और बेल आइकन दबा देंगे तो किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी और इनका फिर वही प्रारब्ध का परंपरागत स्वागत। व्यालोक जी का फूल, चंदन, माला, पुष्प, अंग वस्त्रम यह सब लेके बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी नमस्कार, स्वागत। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, बांग्लादेश में हुआ, फटाक से गिरोहों ने वहां से चुटकी भर सिंदूर लिया और उसको अपनी मांग में भर के सुहागिन होने का प्रयास किया। और क्या नारा लगाया? भारत में भी बांग्लादेश, भारत में भी बांग्लादेश। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें वैधव्य फिर से हासिल हो गया, जो वैधव्य उन्हें 2014 से लगातार हासिल। नेपाल में हुआ, नेपाल में एक दूसरी प्रकृति का हुआ। प्रारब्ध के दर्शक हमारा वीडियो देख रहे होंगे, जो भी 3 दिन से लगातार मैं अपडेट दे रहा हूं। लोगों ने कहा झंझट का है, लोगों ने कहा अमेरिकन टूल किट है। नहीं साहब, नेपाल अपने वापसी सनातनी रूट पे जा रहा है। लेकिन यहां भी मजेदार घटना हुई। जैसे ही नेपाल में अनरेस्ट शुरू हुआ व्यालोक जी, तो फिर वही चुटकी भर सिंदूर उधारी का और फिर सजाया मांग में और कहा क्या, हाँ बस करो बस करो, अब तो भारत में भी ऐसा ही होगा, भारत में भी ऐसा ही होगा। लेकिन घंटा 1.5 घंटा बीतते हुए जब कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को ये पता चला कि साहब वहां तो जो सत्ता में है वो भी लात खा रहा है, जो विपक्ष में है वो भी लात खा रहा है। मजे की बात, पिछले 17 साल से वहां पर सत्ता केवल और केवल कट्टर वामपंथियों की रही है। तो यानी सत्ता में भी वामपंथी और विपक्षी भी वामपंथी। तो भाई लोगों को पता चला कि और अरे 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 ये तो गलत हो गया साहब, ये तो हम ही लात खा रहे हैं। और फटाक से स्टैंड बदला गया और उसके बाद कहा गया अमेरिकन टूलकिट है, अमेरिकन टूलकिट है। कुछ लोगों ने नए नए नाम सीख लिए हैं, एक आध शब्द अरब स्प्रिंग है, अरब स्प्रिंग है। लेकिन नेपाल की प्रवृत्ति अब ये बताती है कि जिस तरीके से वहां पर राजशाही का एक सेंटिमेंट, सनातनी सेंटिमेंट, और उसने कम्युनिस्ट सत्ताओं को उखाड़ के फेंक दिया है, न सिर्फ पक्ष वाले बल्कि विपक्ष वाले भी। और अब स्थिति ये है, सुबह हमने 7 बजे एक वीडियो किया, उस वीडियो में हमने सारा अपडेट दिया है, दर्शकों जाके देख लीजिएगा। और नेपाल में हिंसा रुक चुकी है, ये सबसे अच्छी बात है। नेपाल अपने राष्ट्र को लेके अब फिर से भावुक है, जैसा वो हमेशा रहता है। शांति है, वैकल्पिक सरकार, अंतरिम सरकार की बात चल रही है और बहुत हद तक संभव है, मेरे सूत्र बताते हैं कि आज वहां पर किसी भी समय या बहुत ज्यादा हो तो कल एक सहमति हो जाएगी और एक नाम तय हो रहा है, वो नाम आ भी चुका है, उस पर डिस्कस भी किया जा रहा है। लेकिन एक नारा मुझे सुनाई दिया वहां से, नारे तो कई सुनाई दिए, वो नेपाली है, नेपाली लैंग्वेज में नारा है। वो नारा मैं नेपाली में बता सकता हूँ लेकिन हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा देखो भाई, गांधी का देश वेश नहीं है हमारा, हमारा हिंदू राष्ट्र है। भाड़ में गए गांधी और तुम्हारा गांधी रखो सेकुलर अपने पास। अब एक चीज जरा बदलते हैं व्यालोक जी, हम बार बार जो गिरोह से सुनते हैं कि यहाँ बांग्लादेश दोहरा दिया जाएगा, यहाँ नेपाल भी दोहरा दिया जाएगा, यहाँ सत्ता रिजीम चेंज होगा। मैं आज बेहद गंभीरता से कहता हूं, आपके सामने एक बात रख रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप इस गंभीरता से इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 2014 में, जिसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं, ये वही रिजीम चेंज है जिसने खानदानी सरकारों को, देश को लूटने वाली सरकारों को भगा दिया, सत्ता विहीन कर दिया, और नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सत्ता 2014 में आई, 2019 और उसके बाद 2024। तो जो आज बांग्लादेश में, नेपाल में या कहीं और हो रहा है और जिसके भाव से गर्भधारण कर रहे हैं ये तमाम गिरोह, ये तो भारत में ऑलरेडी सक्सेसफुल तीसरे टर्म में चल रहा है और 2014 में हो चुका। व्यालोक जी। बिल्कुल हो चुका सर, और आपने एकदम नस पकड़ ली है। अरब स्प्रिंग हो या जो भी इस तरह के तथाकथित आंदोलन हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? दर्शकों, आप लोग भी सोचिएगा, सांस्कृतिक क्रांति ही तो कहा जाता है। भारत का चरित्र अलग है। भारत में चुपचाप, अगर आपके संपादक जी आपके शब्द उधार लूं तो 2 उंगलियों से अगर वो काम कर दिया गया, बाईं उंगली में स्याही और दाएं से बटन दबाकर, तो हो गया वो। 2014 से पहले का भारत याद कीजिए,
अब इस पर तुरंत गिरोही आ जाएंगे कि हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो 2014 में ही भारत आजाद हुआ। नहीं भाई, मेरे लिए 2014 में भी नहीं हुआ, अभी भी भारत आजाद नहीं हुआ, मेरे लिए तो अभी भी गुलाम है। जब तक कॉलेजियम खत्म नहीं हो जाता, जब तक हमारी कोर्ट में भारतीय भाषाओं में वकील और सुप्रीम कोर्ट के जज जिरह नहीं करने लगते, सुनने नहीं लगते, तब तक आजादी कहाँ आई है। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा तो बहुतेरी चीजें हो गई हैं। लेकिन 2014 में क्या हुआ, जो अवनीश जी ने कहा है, खानदानी जो एक शासन चला आ रहा था उससे मुक्ति मिली। उससे पहले भी प्रयास हुए थे, 96 में सरकार आई, 99 में आई, उससे पहले 77 में जनता पार्टी का प्रयोग हो चुका था, लेकिन ये सब छिटपुट प्रयोग थे, स्थायी भाव नहीं आया था। नेपाल जिस तरह 2025 में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, भारत ने वह यात्रा शुरू तो की है, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे चलना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक एक गिरोही जब तक जेल में ना हो, जब तक राहुल विंची के सारे पापों का क्रियाकर्म न हो जाए, उनको लंबी से लंबी सजा न मिल जाए, तब तक ये यात्रा अधूरी रहेगी। लेकिन ये जो अरब स्प्रिंग की, बांग्लादेश तख्तापलट की, नेपाल में सत्ता परिवर्तन की, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन की, तमाम की जो दुहाई देकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इन सबको ये समझना चाहिए कि भारत का चरित्र ही अलग है। यहाँ पर हिंसा से, भाई देखिए, मूल चरित्र तो लोकतांत्रिक है, इसको तो आप मानिए, वरना चर्चिल ने कहा था कि आप 50 वर्षों से अधिक नहीं टिक पाएंगे, भारत 50 वर्षों में विकेंद्रीकृत हो जाएगा। विकेंद्रीकृत तो छोड़िए, उसने कहा डिसइंटीग्रेटेड, मतलब खंड खंड में बट जाएगा। कहां बट गए साहब, हम तो हर एक चुनाव के बाद और मजबूत होते हैं। आप अभी विपक्ष का पागलपन देखिए, कैसे कैसे आरोप लगा रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, लेकिन इस देश की जनता है वो सबको पचा ले जा रही है। इस देश का मूल चरित्र है आपका सनातन धर्म, इसलिए ये देश उसको पचा ले जा रहा है। आप अगर चाहेंगे कि हम इस्लामियों की तरह, मोहम्मदवादियों की तरह या ईसाइयों की तरह तलवार लेकर सड़क पर उतर जाएं, तो ये नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी तो होगा। पिछले 2 दिन से अवनीश जी, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, जिस तरह से लोग जितनी भड़काऊ टिप्पणियां कर रहे हैं कि नेपाल के वित्त मंत्री के ऊपर हमला हुआ, उस फोटो को लगा के और लिख रहे हैं कि साड़ी में भागना तो मुश्किल होगा। मतलब सीधे सीधे तौर पर इंसाइट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि निर्मला सीतारमन के घर पर या ऑफिस पर हमला हो और उनको मारा पीटा जाए। यही तो कर रहे हैं। और इसमें भी कौन लोग हैं? कांग्रेसी प्रवक्ता हैं। लेकिन जरा उनकी उसी वॉल पर, उसी लेख के नीचे जाइए जरा, और उसके बाद आप देखिए कि भारत कितना बदल चुका है या भारत में कितना परिवर्तन आ चुका है। कल तेजस्वी यादव के पैरोडी अकाउंट, तेजस्वी यादव का असली अकाउंट नहीं है, लेकिन पैरोडी अकाउंट से एक ट्वीट हुआ कि भाई नेपाल बगल में है, चुनाव आयोग आपको डरा नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं। उस पर एक व्यक्ति का लिखा हुआ मुझे अभी तक याद है, कितना जबरदस्त उसने लिखा होगा। सोचिए कि 24 घंटे बाद, और आजकल जो ये ट्वीट वगैरह कितनी जल्दी हम लोग भूलते हैं, ट्वीट मीम्स, लेकिन वो दिमाग में घुसा रह गया। उसने लिखा था कि पश्चिम चंपारण से पटना बहुत दूर नहीं है, और एक बार कोशिश करो, तुम्हारी गांव में इतना पीतल भर देंगे कि तुम अरबपति हो जाओगे। अब ये मुझे समझ में नहीं आया, गांव, तेजस्वी का गांव तो राघोपुर, और फिर वहां पीतल कैसे भरेंगे? मतलब पीतल का सामान वामान ले जाके रख देंगे वहां, क्या करेंगे? अब ये तो आप लोग समझिए, लेकिन ये जवाब दिया गया है। और आप देख लीजिए, किसी भी विपक्षी नेता ने, बड़े नेता ने इस तरह का बयान नहीं दिया है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इस वक्त ऐसा कोई बयान गलती से मुंह से निकला तो जनता दौड़ा लेगी, सचमुच दौड़ा लेगी। और बिहार में तो जनता दौड़ा रही है, ऐसा थोड़े है कि नहीं दौड़ा रही है, दौड़ा रही है भाई। अभी 15 दिनों तक इन लोगों ने नाटक किया था, उसको भी जनता ने देखा, पचाया,
और उगल दिया। उसके बाद कांग्रेस ने फिर से 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को अपनी कई सारी टीम भेजी उसी रोड मैप पर कि देखे जरा क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे शहजादे गए थे भाई, इतना भयंकर जन समर्थन मिला कि कांग्रेस अब 105 सीटों की डिमांड कर रही है। सोच लीजिए, जिस कांग्रेस के 105 प्रत्याशी भी नहीं होंगे बिहार में, वो 105 सीटें मांग रही है। लेकिन कांग्रेस को क्या पता चला, भाई साहब कौन, राहुल गांधी आए थे क्या? अच्छा, क्या ऐसा ही ऐसा ही यार कुछ ही, ये कथी हुई है, इनको क्या होता है, ऐसा ही क्या है? वोट चोरी, किसका वोट चोरी हो गया? वोट चोरी कैसे होता है जी? हम तो गए, हम तो अपना वोट दिए थे, पिछली बार भी दिए थे, उसके बाद भी हमारा फलनवा भाई साउथ में रहता है, वो भी आके दिया था। हमारा चिलनवा सऊदी में रहता है, वो भी आके दिया था। तो वोट चोरी का हैगा। उसके बाद कांग्रेस अब रैली करने की योजना बना रही है, वरना उसकी योजना थी कि इसको लेके पूरा वॉक्स पॉप वगैरह करके और एक बृहत आंदोलन टाइप का किया जाए, लेकिन वो मुद्दा ही फिजल आउट हो गया। इसलिए 2014 में हो चुका है, धैर्य रखिए और इस यात्रा में सहभागी बनिए। कौवा कान ले गया तो कनवा पहले टटोलिए, है कि नहीं कान आपके पास, कौवा के पीछे मत दौड़िए जी। बिल्कुल, बिल्कुल व्यालोक जी। और मुझे अब लगता है कि स्वार्थ हो गया। जो मैंने एक थॉट आपके सामने रखा, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आज जिस सत्ता परिवर्तन को लेके यदा-कदा लगातार ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, वामपंथी गिरोह ये चिल्लाते हैं, इन्हें ज़रा कायदे से समझाइए कि भारत में ये 2014 में हो चुका है। हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। अरब स्प्रिंग तब न जाने कहाँ डोल रहा था, तब भारत ने ये कर दिखाया। और उसी का दर्द है कांग्रेसी इकोसिस्टम को, और उसी का दर्द है भारत के अंदर बैठे भारत के दुश्मनों को, और भारत के बाहर बैठे भारत के दुश्मनों को या प्रतिद्वंदियों को। व्यालोक जी, हमारे यहाँ कोई एक खानदान थोड़ी ना था। हमारे यहाँ तो दिल्ली में एक खानदान, एक वंश पूरा पला रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक वंश, बिहार में भी एक पूरा खानदान, तमिलनाडु चले जाइए वहां एक खानदान। अच्छा, ये तो जैविक खानदान की बात है। अब जरा वैचारिक खानदान पर आ जाते हैं। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, एक वैचारिक खानदान। आप केरल चले जाइए, एक वैचारिक खानदान। तो भारत ने वहां भी लीड लिया है। जैविक खानदानों को तो दूर किया है, राज्य स्तर पर भी। आप सोचिए, 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सत्ता अब दोहरा देती है। बिहार में आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तो राष्ट्रवादी सत्ता केंद्रीय को तो भर भर के वोट देती ही है, और नीतीश कुमार जी पलटियां लगातार खाने के बाद भी सद्बुद्धि आती है और कहते हैं नहीं, एनफ इज एनफ, अब हमें राष्ट्र के साथ रहना है। स्टालिन आप देख लीजिए, केरल तक भाजपा और राष्ट्रवादी सत्ता पहुंचती है, दक्षिण में घुसती है, और तो और वेस्ट बंगाल, जिसने 32 साल के लगभग एक वैचारिक खानदान लाल चड्डी को सत्ता दिया, वामपंथियों को दिया, उससे हथियाया एक दूसरी, जिसमें ममता बनर्जी के पास तो दोनों है, वैचारिक खानदान भी है और अपना खानदान भी है, भतीजा भतीजी दिस दैट। लेकिन वहां भी राष्ट्रवादी सत्ता, और किस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे सत्ता नहीं, अरे भाई साहब, हर चीज मैगी 2 मिनट थोड़ी ना है, रुक जाइए, ठहरिए, रुको जरा आराम से। व्यालोक जी, इसी थाट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे साहब, 11 साल हो गया, 3 बार मोदी को बना दिया, 10 साल से योगी जी भी हैं, ये लोग कुछ कर नहीं रहा है। सही में ऐसा है क्या? आओ बदल दें, सिखाना पड़ेगा, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी तुमसे बैर नहीं, इस तरह की चीजें आती हैं। ये जो ऊबन है, क्या हमें एहसास नहीं है कि 2014 से हमने भारत में क्या पा लिया है? सांस्कृतिक क्रांति हो चुकी है। और सांस्कृतिक क्रांति किसी एक 5 साल, 2.5 साल, 3 साल, 10 साल में, क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी ऊबन होनी चाहिए? आज जरा आईना लेके देखा जाए ना व्यालोक जी। बिल्कुल उबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, ये हमारा चरित्र है, वरना 1200 वर्षों तक हम लोग गुलाम नहीं रहते। एक के बाद एक जो हम लोगों की गुलामी का पूरा दौर रहा है,
खून आए, शक आए, फलाना आया, ढिमाका आया, फिर अंत में रेगिस्तानी लुटेरे आए, जिनके बारे में हमारे सो कॉल्ड वैचारिक लोग बताते हैं कि बिरयानी ले आए, जलेबी ले आए, पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या ले आए, दूध-वूध भी ले आए होंगे। अब पता नहीं ऊँट का दूध लाए थे, इतना सारा भर के गैलन में लाए होंगे। उसके बाद आपको यूरोपियन बर्बर असभ्य, जिन्होंने 200 वर्षों पहले तक जो नहाना नहीं जानते थे, जो ठीक से शौचालय नहीं जाते थे, जो हाइजीन के मामले में बिल्कुल सोचते समझते भी नहीं थे, एक ही पानी से वो जो टब होता है या ड्रम होता है, इन लोगों ने हम लोगों को बनाया। ऐसा हमें बताया गया 70 वर्षों तक। कहा गया कि भारत राष्ट्रों का समूह है, 26-27 राष्ट्र हैं इसके अंदर, और उसको हमारे अंग्रेज महाप्रभु जो थे गौरांग, उनकी बड़ी कृपा रही, उन्होंने हमें एक देश दिया। अब वो धारणाएं टूट रही हैं। अवनीश जी, मैं तनिक भी दुखी नहीं होऊंगा इस बात पर, और तनिक भी डिफेंसिव नहीं होऊंगा। है, हमारे चरित्र है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन की आहटें हैं, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ। उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि भाई पहले वही न्यूज रूम है जो 2012 में हुआ करता था, जो 2003 में हुआ करता था जब मैंने पहली नौकरी की। आज 2025 में भी वही न्यूज रूम है। तब माथे पर टीका धारण करने वाला मैं अकेला होता था, और हाथ में ये कलावा वाला, और उस पर भी मुझे सिंगल आउट किया जाता था। और अगर गलती से आपने किसी राष्ट्रवादी पार्टी का या किसी राष्ट्रवादी विचार का समर्थन कर दिया, तो वो तो गुनाहे अजीम था। उसमें तो फिर आपकी क्या दुर्दशा होती थी, वो वही जानता है जिसने वो लोहे के चने खाए हैं। लेकिन वो व्यक्तिगत बात है, तो मैं विक्टिम कार्ड खेलने के इसमें नहीं रहता हूं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि कौन कलावा नहीं बांधे हुए है, कौन राष्ट्रवादी बातें नहीं कर रहा है, कौन हो सकता है उसमें से बहुतेरे टर्न कोट हो, केंद्रीय स्तर से लेके टर्न कोट हैं। आप इस पर भी दुखी हो सकते हैं, तो परमानेंट अगर आपको दुखी होना है तो दुखी रहिए भाई। अरे टर्न कोट है, बद्रीनाथ टर्न कोट है भाई, दिलीप मंडल टर्न कोट है, बहुतेरे नाम है, नाम लड़ी लगा दूंगा। इस पर दुखी हो सकते हैं कि सरकार अपने लोगों को नहीं भर रही है। सरकार अपने लोगों को कैसे भरेगी भाई? फिर से मैं अपना ही उदाहरण दूंगा। सरकार मेरा क्या उपयोग करेगी? मैं तो सरकार को बैठ के गरिया दूंगा किसी दिन। पता चला कि मैंने किसी पॉलिसी के खिलाफ जाके इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, इतना लंबा चौड़ा ये कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई टर्न कोट भी है, सब कुछ है, लेकिन ओवरऑल जो आप प्रेजेंटेशन देखेंगे ना अवनीश जी, ओवरऑल जो परिवर्तन है वो मुझे यहाँ से बड़ा सुकून देता है। खास तौर से ये जो जेन जेड वाली बात, एक बात और कह रहे थे, ये जो जेन जेड ने आंदोलन कर दिया, हमारा जेन जेड तो मेट्रो में धोती पहन के जा रहा है। और वो 2014 तो में उसी ने आंदोलन किया। आप याद उसी कीजिए, ने नरेंद्र आंदोलन मोदी किया। की लोकप्रियता जेन जेड में 2014 से जो लगातार बनी है, हमारे यहाँ उसको नाम क्या है, पहली बार के वोटर। आपको ध्यान और है? वो अभी भी कनेक्ट आप देखिए। और अभी भी मैं भतीजियों से पूछता हूँ, किसी से बच्चों से, मोदी एक रॉक स्टार है, ठीक है, और इसी वजह से अब इस पर भी रो सकते हैं आप कि मोदी जीवा को सब कुछ में घुसा देता है, मोदी जीवा ऐसे हो गया, वो तानाशाह बनने का खतरा है जी, फलन। रोते रहिए यार, उस सब से मतलब नहीं है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है हमारी, ये जिस तरह से धार्मिक हो रही बिल्कुल, है, मेरे लिए सबसे सुकून और सबसे हर्ष की बात यही है, बस। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और दर्शकों, ये सही बात है। आप इसको एहसास कीजिए, 2014 में आपने क्या हासिल किया है अपने देश के लिए। ये मानते हैं कि बहुत से ऐसे विकास के काम जो भौतिक काम कहे जाते हैं, पुल, पुलिया, नाला, नाली, खड़ंजा, बहुत से काम अभी बाकी होंगे। हर तरह के विकास के काम भी बाकी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सनातन मूल्यों की बातें हैं जो अभी नहीं पूरी हुई हैं। आप अगर सिलेबस और किताबों की बात कीजिएगा, हाँ, बिल्कुल, वहाँ अभी काम होना है, लगातार हो रहा है, होने की उम्मीद है। लेकिन 2014 में
राष्ट्र में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, हम मीलों आगे हैं, हम दशकों आगे हैं जो आज हो रहा है। इसलिए कभी इनके इस धोखे में मत आइएगा कि यहाँ कोई चेंज, और ये अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमें प्राउड फील करने की जरूरत है कि भारत वो हासिल कर चुका है 2014 में। उसने भ्रष्ट, निकम्मी और देशद्रोही, खानदानी और उनके गुलामों की सत्ता उठा के फेंक दी है, और वो सड़क पर आज घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वो अपने गिरोहों के साथ मिलके इन 11 सालों में कहते हैं कि बहुत हुआ, अब हटाना है, वोट चोरी, वोट चोरी, डकैती तो तुमने की है। गहलोत जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। अंतिम टिप्पणी बस यही करनी है सर कि आपने जो बात कही, मैं उसमें 2-4 पॉइंट और जोड़ देता हूं, बस 1 मिनट लूंगा। कि काम बहुतेरे बाकी हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि वो जो विध्वंसक कानून है 1991 वाला, उसको इरेडिकेट करना है, उसको हटाना है। भारत के हिंदुओं को उनके मंदिर वापस देने हैं, भारत की भाषा का सम्मान करवाना है, बहुतेरे काम है। लेकिन 5 जिहादी शिक्षा मंत्री लगातार एक के बाद एक लगे थे। 70 वर्षों तक आपकी धमनियों में जो विष फैलाया गया है ना सरकार, उसको उतारने में 7 साल काफी नहीं है। एक एनसीईआरटी की किताब में परिवर्तन होता है तो कितना बवाल होता है सर। आप और लेकिन हम कितनी परिवर्तन बार होता है। जाके लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है और होता है, हो रहा बिल्कुल, है। और आगे क्या क्या परिवर्तन होगा कौन जानता है। बस इतनी सी बिल्कुल। बात जी। अगर काम गिनाने पे आए, बकाया की लिस्ट अगर मोदी जी के नाम लिखना शुरू करें तो बहुत सारे हैं। आप भी नीचे बताइए कौन से ऐसे काम हैं, लेकिन ये भी जरा हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अगर जो बचे हुए काम हैं आखिर वो होगा किससे। इसलिए जब कोई आपको ऐंठ के ये ताना मारे कि अच्छा, आप ये कहते हैं कि विकल्प क्या है, जी हाँ, विकल्प कोई नहीं है, नहीं है विकल्प। अभी हम युद्ध काल में हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, और अभी इसे दशकों चलना है। खोल के कहिए, विकल्प विकल्प कोई नहीं है हमारे पास। राष्ट्रवाद का विकल्प कोई हो सकता है, सनातन का कोई विकल्प हो सकता है, और आज जो पॉलिटिकल नेतृत्व आपके पास है, हमारे पास है, इससे बड़ा सनातनी दृष्टिकोण का कोई ला सकते हो तो लाइए। है ही नहीं साहब, इसे अब प्राउडली कहिए। तो जो आज दुनिया में हो रहा है, जिसे पाने के सपने देख रहे हैं ये गिरोह, इनके आंखों में आंख डाल के नाक में नाक लड़ा के कहिए, अबे ओए, अब जो करने की सोच रहा है वो हम 2014 में कर चुके हैं, चल हट पीछा वाला कहीं का। चलो जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर चलते चलते हाथ जोड़ के नहीं हो रहा, सब्सक्राइब आपने खूब कर रखा है, व्यालोक वाणी को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ के अतिरिक्त अगर व्यालोक जी आपको लापता होने के बाद कहीं और मिलेंगे तो वो व्यालोक वाणी है। और व्यालोक वाणी को अच्छी संख्या में अपना स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए। क्यों? क्योंकि हम राम जी की ये गिलहरियां हैं, चाहे वो प्रारब्ध पर दिखें, चाहे वो व्यालोक वाणी पर दिखें, संख्या जितनी बढ़ेगी हमारी आपकी आवाज उतनी ज्यादा होगी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय प्रणाम, श्री जय राम। जय श्री राम।